वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कंप्लीटली। तो आपका पूरा चैप्टर इस वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एग्जाम के लिए हैं, टर्म 2 के एग्जाम के लिए, वो सभी आपकी इस वीडियो में होने वाली हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि व्हाट आर दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स contains a central metal atom or the ion, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन surrounded by the number of the oppositely charged ions or the neutral molecules more than its normal valency। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके सामने ये एक एग्जांपल है, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। FeCN और Fe के साथ जुड़े हैं CN6। इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बनाया है और बाहर है पोटाशियम के 4 यहाँ पर एटम्स। इसका क्या मतलब है? ये जो ये जो Fe है, दैट इज द आयरन है, दिस इज द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रल मेटल आयन। और इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़े हैं 6 CN, ठीक है। 6 साइनाइड ग्रुप्स यानी कि CN नेगेटिव। इन्होंने क्या किया है कि आयरन के साथ बनाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर कर। इसको बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड दी लिगेंड्स। और जो बाहर रह जाएं तो इस हम पूरे कॉम्प्लेक्स को इस स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन बन जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो इस चीज को, मतलब जो इसका ये जो मेन पार्ट बनेगा, दिस वन, ठीक है। इसका अगर हम पोटाशियम का चार्ज बनाए तो पोटाशियम पर आएगा K पॉजिटिव। तो 4 हैं K पॉजिटिव, तो इस पर ऑपोजिट चार्ज क्या आएगा? -4। सो दिस इज दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, ठीक है। और बाहर के जो आयंस हैं, दीज आर कॉल्ड दी काउंटर आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब कुछ बनाया गया है। सो दीज आर दी काउंटर आयंस, दिस इज दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और CN जो उसके अंदर जुड़े हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, दीज आर कॉल्ड दी लिगेंड्स। एंड दिस होल इज दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और इसमें अब आयरन के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हैं? वो जुड़े हैं 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है अभी? तो ये उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ कुछ नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं बाय दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर कर। और बाहर उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑपोजिट चार्ज के आयंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज होल दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये टर्म्स जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर दी लिगेंड्स, ठीक है। सो दीज आर दैट molecules which donates the pair of electron to the central atom, ठीक है। ये वो सभी मॉलिक्यूल्स होंगे आइदर नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और पॉजिटिव बहुत ही रेयर एग्जांपल्स होती हैं जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज हो लिगेंड। मोस्टली यही दो टाइप्स होती हैं। ये क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर कर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? ठीक है। सो दीज आर नोन एज दी लिगेंड्स। तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब कि एक जो होगा लिगेंड वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है। अगर वो 1 बॉन्ड बनाएगा देन इट इज द यूनिडेंटेंट या फिर मोनोडेंटेंट, ठीक है। और अगर वो 2 बनाएगा देन इट इज द डाइडेंटेंट और द बाइडेंटेंट। इनकी एग्जांपल्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है अमोनिया। तो अमोनिया क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो दिस इज द यूनिडेंटेंट। देन देयर इज ए हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, साइनाइड आयन, नाइट्राइट आयन, क्लोराइड, ऐसे ही वाटर भी आ सकता है H2O। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो आपकी आगे इस चैप्टर में होती जाएंगी, ठीक है। फिर आते हैं डाइडेंटेट। ये थोड़े से स्पेशल हैं, इनके जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको बनाकर दी हैं वो जरूर याद रखना। इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहली एग्जांपल इथेन 1,2 डाई अमाइन।
इसको इन शॉर्ट फॉर्म में EN के साथ हम इसे शो करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर ये है, 2 कार्बन और दोनों पर ही NH2 इनके ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड्स बनाएंगे। सो देयरफॉर इट इज द बाइडेंटेट। ऐसे ही ऑक्सोलेट आयन, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड से बनाया जाता है, दिस इज द ऑक्सोलेट आयन। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है, जिसको कि इन शॉर्ट हम ग्लाई बोलते हैं, ऑक्सोलेट को ऑक्स बोलते हैं। तो ये यहाँ से एक बॉन्ड बनाएगा N और दूसरा ये ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए थी, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ पॉलीडेंटेंट होते हैं, मतलब जो 2 से भी ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर है EDTA, दिस इज द इम्पोर्टेंट। इसका नाम क्या होता है? दैट इज द इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसकी डेंसिटी पूछ सकते हैं, इसकी डेंसिटी है 6। अगर आप लोग याद कर सकें तो इसकी स्ट्रक्चर को आप लोग बुक में से देख लेना, या फिर मैंने पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर पर डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनमें आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास अभी तो वैसे आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले उस पूरी सीरीज़ को एक बार ज़रूर सुनना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, तो सभी जो भी छोटे मोटे होते हैं कॉन्सेप्ट्स वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भी। चलो, इसके बाद आते हैं दैट आर दी एविडेंट लिगेंड्स। ये क्या होते हैं? तो एविडेंट का मतलब होता है कि जिसके पास 2 ऑप्शन हो, एक टाइम पर एक ही यूज करेगा बट ऑप्शन 2 हो, तो वो होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइड। कि उनके पास 2 साइड्स होती हैं, दोनों में से एक को यूज कर कर वो बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि NO2 है, ने, ठीक है, नेगेटिव आयन। उसमें क्या होता है कि आइदर यहाँ पर N बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो आइदर N बॉन्ड बना सकता है और आइदर ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है। ये 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो N के साथ बॉन्ड बना लेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ। तो NO2 में ये केस होता है। ऐसे ही CN है, वो C से भी बॉन्ड बना सकता है और N से भी, ऐसे ही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये सभी इसकी एग्जांपल्स होती हैं एविडेंट लिगेंड्स की, ठीक है। क्लियर है अभी? ये जरूर पूछते हैं पेपर में। इसके बाद आता है दैट इज दी व्हाट इज दी किलेशन, ठीक है। किलेशन क्या होती है? किलेशन का मतलब है कि जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई कोई भी डाइडेंटेंट या फिर पॉलीडेंटेंट लिगेंड अपने बॉन्ड्स बना लेता है, तो वहां पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। सो डाई और पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स, मतलब वो अपने 2 और 2 से ज्यादा बॉन्ड्स बना ले, तो उसको हम बोलते हैं किलेशन। तो इसके साथ इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जिनमें भी डाइडेंटेंट या फिर पॉलीडेंटेंट जुड़े होंगे लिगेंड्स, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। सो देयरफॉर दीज आर मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें क्या होगा, ये जो कोबाल्ट के आसपास EN है, तो EN अपने 2 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। तो एक बना लिया इसने इस तरफ से और दूसरा ये बनाएगा इस तरफ से। तो ऐसे सभी EN इसके आसपास ऐसे कुछ रिंग टाइप सी स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो दिस इज नोन एज द किलेट इफेक्ट, ठीक है। तो इस फिनोमिने को हम एक और नाम देख सकते हैं, दैट इज द किलेट इफेक्ट। कि ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, दीज आर मोर स्टेबल, तो इसको हम बोलते हैं किलेट इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे आपकी छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। तो आगे चलते हैं। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो आपको सबसे पहले जो इसमें बेसिक है कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाए, आपको सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सोल्व करना आता हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ये है, ठीक है, कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं EN3। अब हमने अभी अभी किया था जो EN है, दैट इज द ईथेन 1,2 डाइमाइन, इसकी डेंसिटी 2 है, मतलब ये खुद 2 बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे पास जुड़े कितने हैं? 3। तो ये फिर कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 × 3 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऐसे ही आगे है, 2 जुड़े हैं ब्रोमीन, तो ब्रोमीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। Br नेगेटिव आयन, इसकी तो डेंसिटी 1 है। EN की डेंसिटी फिर से 2 है, तो क्या होगा इसका? तो इसके तो आ गया 2 × 1, क्योंकि ये तो एक बॉन्ड बनाएगा, और EN का आ जाएगा 2 × 2 4, तो टोटल हो गया 6, ठीक है। ऐसे ही है C2O4। C2O4 क्या है भी? ऑक्सोलेटो आयन है, ठीक है। तो ये भी, इसकी भी डेंसिटी 2 ही थी, तो ये भी 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो ये भी क्या बन गया? 2 × 3 6 बन जाएगा। क्लियर है भी? ओके।
ये कुछ बेसिक है। मैं आपको यही कोशिश करूंगा कि जितनी मैक्सिमम एग्जांपल्स हम सोल्व कर पाएं उतनी हम यहाँ पर सोल्व करें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो डिटेल में आप लोगों ने सीखना है तो उसमें से सीख लीजिए। अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं या फिर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप लोगों को यहाँ से भी सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। कुछ सिंपल रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, कटायनिक और अनायनिक पार्ट। ठीक है, कटायन का नाम आगे लिखना है। क्लियर है। अब जब जो हमारा मेन होगा स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसमें हमने क्या करना है कि लिगेंड्स का नाम हमने आगे लिखना है, उसमें हमने फॉलो करना है, उसके बाद हमने नाम लिखना है सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, लिगेंड्स का नाम हमने जब लिखना है तो उसमें हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, और उनके उनकी वहां पर गिनती शो करने के लिए अगर दो हैं, चार हैं, एक जैसे लिगेंड, तो हम यूज कर सकते हैं प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो है वो एंड होगा विद द 8 अगर उस स्क्वायर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है वहां पर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। आपको एग्जांपल्स में सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो उसका हम सिंपल नेम ही यूज कर लेंगे। इन अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस लैटिन नेम्स ऑफ द सर्टेन मेटल्स आर यूज्ड। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके हम क्या यूज करेंगे, लैटिन नेम्स यूज करेंगे, बट सिर्फ उसी केस में अगर वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे कि आयरन के लिए हम यूज करते हैं फेरेट। ठीक है, और सिल्वर के लिए हम यूज करते हैं वहां पर अर्जेंटेट। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स होती हैं, वो आप लोगों को आगे जाकर मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है अभी, क्योंकि 8 यूज करना है एंड में तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल जो वहां पर होगा, ठीक है, एटम, उसको हम राइट करेंगे एट द एंड ऑफ द मेटल नेम। ठीक है, उस मेटल की कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो भी मैं आपको सोल्व करनी सिखाऊंगा, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसको आप लोगों ने मेटल के नाम के साथ शो करना है। अब जो मैंने आपको बताया था कि लिगेंड्स का नेम आगे लिखना है, क्या क्या नेम लिखने हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ये आप लोगों ने खुद रीड करने हैं। सिंपल सा है, अगर तो नेगेटिव चार्ज है तो नाम के एंड में हम क्या करेंगे, आइड, आइट, और जो यहाँ पर 8 होते हैं यहाँ पर सभी पर ई की जगह पर ओ यूज करेंगे, यानी कि जैसे कि फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, ऐसे उनके नाम के एंड में ओ आ जाएगा। ठीक है, सल्फेट का सल्फेटो, और ओ एच का यहाँ पर लग जाएगा, दैट इज दी हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये जो सी एन है इसका, इसके दो नाम यूज कर सकते हैं, साइनो और साइनाइडो। ठीक है, मोस्टली यही यूज करते हैं, साइनो। तो ऐसे ये सभी नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स में यूज होने वाले हैं। क्लियर है। ऐसे कुछ और भी हैं। ठीक है, जैसे कि ये हैं कुछ यहाँ पर पॉजिटिव लिगेंड्स, ये काफ़ी रेयर हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसी कोई एग्जांपल ज़्यादातर पूछी नहीं जाती जिनमें इनका यूज़ हो। ठीक है, तो आप लोग इनको स्किप भी कर सकते हैं। न्यूट्रल है, जैसे कि इसका नाम हमने अभी अभी देखा था, क्या था, ईथेन 1,2 डाइअमाइन। ऐसे ही ये होता है C6H5N, दिस इज दी pyridine। इसको शॉर्ट फॉर्म में PY कहते हैं, इसको EN कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये है, दिस इज दी ट्राइफिनाइल फोस्फाइन और सिंपली फोस्फाइन, थायोकार्बानाइल। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है। वाटर का नेम हमेशा एक्वा यूज करना है, NO का नाइट्रोसाइल अगर विदाउट चार्ज हो। ठीक है, CO का कार्बोनाइल, और अमोनिया का अमाइन। ये ध्यान रखिएगा, 2M यूज करने हैं स्पेलिंग्स में, स्पेलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये कुछ नाम है, ये आप लोगों ने याद करने हैं, तो हम आगे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल है यहाँ पर। सो दिस इज दी कम्प्लेक्स। ठीक है, सो दिस इज दी कम्प्लेक्स, CO के साथ जुड़े हैं अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करते हैं। देखिए बाहर जुड़े हैं 2Cl, तो ये क्या बन जाएगा, 2Cl नेगेटिव। क्लियर है। अब हमारे कॉम्प्लेक्स पर फिर क्या चार्ज आएगा, अगर Cl पर आया है नेगेटिव तो हमारे कॉम्प्लेक्स पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जितना यहाँ पर नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज दी कटाइनिक कॉम्प्लेक्स।
कॉबाल्टिक्स, तो नाम जो है वो इसका कोबाल्ट ही रखेंगे। अगर अनाइनिक आता तो हम इसका नाम क्या रख देते, कोबाल्टेट। अब इसके अंदर ये जो दोनों जुड़े हैं, ठीक है, लिगेंड्स, इनका नाम आगे लिखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्म का नाम, इसका नाम हम एंड में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके नाम में अब देखिए, दिस इज दी अमाइन, दिस इज दी क्लोराइड, ठीक है। अब सी वाले का नाम बाद में आएगा और अमाइन का नाम आएगा सबसे पहले। तो अमाइन आ गया पहले। अब अमाइन जुड़े यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंटा। तो ये बन गया पेंटा अमाइन, 2 बार ए आएगी, ठीक है। पेंटा अमाइन। अब Cl का क्या आएगा, क्लोराइडो। एक ही Cl है, सो क्लोराइडो। साथ में ही शुरू कर देना है, स्पेस नहीं रखनी बीच में। और CO का क्या आएगा, कोबाल्ट। आ गया यहाँ तक। अब क्या रह गई कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम यहाँ पर शो करेंगे। और बाहर क्या है, Cl आयंस। सो Cl आयंस को उनका नाम आप लोगों ने सिंपल रखना है, क्लोराइड। यहाँ पर O नहीं यूज करना। और बाहर हमारे कितने Cl हैं वो भी नहीं बताने की जरूरत, जस्ट हमने क्लोराइड लिख देना है, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, सिर्फ सिंपली क्लोराइड, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आ चुकी है टर्म, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, ठीक है। ये टर्म है, कोबाल्ट है, अमोनिया है, ठीक है, 5 और Cl है, ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। अब देखिए हमने क्या करना है, कोबाल्ट की X अज्यूम कर लें। अमोनिया और Cl जैसे ऐसे जो भी हैं मॉलिक्यूल्स, उनकी आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जांपल्स में जितने होंगे उनकी याद कर लेना। अमोनिया की 0 होती है और Cl पर कितना चार्ज आता है, -1। अब देखिए क्या होगा, X प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि हमारे पास है 5 अमोनिया और Cl तो एक ही है, -1। ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या रह गया, 0 इंटू 5 0, तो ये बच गया दिस वन। तो उधर जाकर ऐड हो जाएगा, सो ये बन गई 3। तो यहाँ पर आप लोगों ने रोमन वर्ड्स में इसको ऐसे शो कर देना है, ठीक है। पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगली एग्जांपल ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 3K पॉजिटिव, और इसके ऊपर चार्ज क्या बन जाएगा, FeCN6। ऊपर क्या चार्ज आएगा फिर, 3 नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की X और Cn की होती है -1, जो भी उसके आयन पर चार्ज आता है X। तो ये बन गया -1 इंटू 6, -6, दूसरी साइड पर -3। तो ये जो है 6 दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स दी 6 - 3, दैट इज दी, बच जाएगा यहाँ पर, ये 3 बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब पॉजिटिव ये है आयन, तो इसका नाम हम लिखेंगे सबसे आगे, दैट इज दी पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम आगे, बाहर वाले आयंस आगे। अब इसका नाम शुरू करते हैं। इसके नाम में पहले आएगा Cn का नाम। अब Cn कितने हैं, 6 हैं। अब 6 के लिए कितना यूज करते हैं, हेक्सा, हेक्सा साइनो, ठीक है। साइनाइडो भी यूज कर सकते हैं, हेक्सा साइनो। अब देखिए, दिस इज दी अनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन का नेम हम क्या यूज करेंगे, फेरेट, ठीक है। अगर होता पॉजिटिव तो मैं यहाँ पर आयरन ही यूज करता। तो फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 3, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका नाम यहाँ पर सोल्व करना है, पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। क्लियर है अभी। आई थिंक के 2 एग्जाम्पल से आपको काफी ज्यादा रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आगे कुछ और एग्जाम्पल्स है आपके लिए, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो आगे चलते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना। आप लोग रुक रुक कर देख सकते हैं, ठीक है ना। 15-20 मिनट की आज देख लें, 15-20 मिनट की शाम को देख लेना। ऐसे आप लोग इसे ब्रेक कर 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 अपना पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो अगली एग्जाम्पल है जिसमें के कटायन एंड अनायन बोथ आर दी कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका नाम आगे लिखेंगे, दिस इज दी कटायन, और अनायन का नाम बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करते हैं। एक्स की इसकी 0, और यहाँ पर इसकी X और Cn की -1, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला है, इसमें X प्लस अमोनिया की 0, ये जुड़े हैं 2, सो 2 इंटू 0, और ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो ये आ जाएगा, X की वैल्यू +1 ही आ जाएगी, ठीक है। और ये जो दूसरा है, इसमें सोल्व करते हैं X, और इसके साथ जुड़ा है Cn, सो 2 इंटू -1, दूसरी तरफ है -1, तो ये उस तरफ जाकर होगा ऐड, तो ये बच गया 1। तो बोथ साइड पर +1 आ गई। अब हम इसका नाम बनाते हैं, दिस इज दी कटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अमोनिया, अमोनिया 2 जुड़े हैं, डाई अमाइन, ठीक है, डाई अमाइन। अब देखिए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो Ag का नाम जुड़ेगा सिल्वर,
ठीक है। तो सिल्वर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 1, ठीक है। सो डाई अमाइन सिल्वर। अब दूसरे में जुड़ा है Cn, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डाई साइनो। सो नाउ दिस इज द अनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस है, तो सिल्वर का नाम क्या यूज करेंगे, दैट इज द अर्जेंटेट, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अर्जेंटेट, ठीक है, सिल्वर का नाम, बिकॉज इट इज द अनायनिक कॉम्प्लेक्स अर्जेंटेट 1, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने नाम लिखना है। देखिए दोनों में ही सिल्वर था बट उसके नाम अलग अलग यूज हुए हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर है अभी, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, अगली एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर कोई भी बाहर आयंस ही है नहीं, ठीक है ना। सो देर इज नो काउंटर आयंस। तो यहाँ पर देखते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी x, NO2 की होता है -1 और अमोनिया 0। तो क्या बनेगा x 3 इंटू -1 -3 और 3 इंटू 0 3 0। सो ये उधर चला जाएगा, सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। अब देखिए इसका नाम है अमाइन ए से और इसका नाम है नाइट्राइट, तो ए वाला आगे लिखेंगे। सो दिस बिकम्स दी ट्राई अमाइन, ठीक है, ट्राई अमाइन। अब देखिए NO2 शो किया गया है। NO2 का मतलब होता है कि अटैचमेंट N से हुई है, बिकॉज NO2 इज एन एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो इसके पास दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन या फिर N के साथ अटैचमेंट करना। तो इसकी N के साथ हुई है, इसका नाम लिखते हैं थराई, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा नाइट्राइटो, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ से हुई है N के साथ, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमने शो कर दिया कि N के साथ हुई है, ठीक है। सो टराई अमाइन टराई नाइट्राइटो, फिर लिखा है N, और इसका नाम तो सिंपली आएगा कोबाल्ट, ठीक है। सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, कोबाल्ट 3। क्लियर है अभी, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसका सिंपल नेम यूज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो आगे करते हैं, अगली अगली जो एग्जांपल है उसमें ऑक्सीजन आगे शो की गई है। ONO मींस है तो सेम ही NO2 बट इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑक्सीजन है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी 0। बाहर है सल्फेट। अब सल्फेट पर क्या चार्ज आता है 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा +2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। सो x, तो ये तो एक ही है सिर्फ, ओनली 1। अमोनिया का 0 बन जाता है सभी अमोनिया का, और बाहर चार्ज है +2। तो सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2 दैट इज दी 3। क्लियर है अभी। तो अब दिस इज दी कटाइनिक पार्ट, तो इसका नाम आगे आएगा। यहाँ पर भी अमाइन से शुरू करेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। सो कितने अमाइन है 5 है, सो दिस बिकम्स दी पेंटा अमाइन, ठीक है। सो पेंटा अमाइन, फिर आ गया नाइट्राइटो O, इस बार O से अटैचमेंट है, सो नाइट्राइटो O। कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव है तो सिंपल नाम जुड़ेगा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लगाने 3, यहाँ पर E भी लगेगी, और बाहर है सल्फेट, बाहर वाले सल्फेट का सिंपल नाम सल्फेट ही जुड़ेगा, ठीक है। सो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 सल्फेट। क्लियर है अभी, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छे से सीख लेनी है, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जरूर करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आगे और है, अब देखिए K2 है तो इसका क्या बनेगा 2K पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर चार्ज कितना आ जाएगा PdCl4 पर 2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, Cl पर होता है -1, सो दिस बिकम्स दी x 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल्स टू -2। तो ये दूसरी तरफ जाकर 4 हो जाएगा प्लस का, तो दिस बिकम्स दी +2, ठीक है। अब बाहर है K पॉजिटिव, तो इसका नाम पहले लिखें पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम के बाद अब इसमें से Cl है, 4 Cl हैं, सो टेट्रा Cl का क्या था क्लोराइड 2, याद रखिएगा। और यहाँ पर अनाइनिक है कॉम्प्लेक्स, तो पैलेडियम का नाम क्या बन जाएगा पैलेडेट, क्योंकि एंड में हमने ए लगाना है, सो इसका नाम बना दिया हमने पैलेडेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है भी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, एक बार आपको रूल्स अंडरस्टैंड हो जाए देन डोंट वरी, ठीक है। अगला है, इसमें है ओनली टाइटेनियम और वाटर का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये क्या बन जाएगा x +0 इंटू 6 0, बाहर चार्ज है +3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3 ही सिंपली आ जाएगी। तो है ही यहाँ पर एक चीज, और वो भी क्या है कटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो वाटर जुड़े हैं 6, तो क्या बनेगा हेक्सा, और वाटर का नाम क्या था एक्वा, याद रखिएगा, ठीक है। हेक्सा एक्वा, Ti का नाम क्या होता है टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, और ये आयन है ना, दिस इज ओनली आयन, तो इसके नाम के एंड में आप लोगों ने लिख देना है आयन,
ठीक है। सो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ठीक है भी, क्लियर है। तो ऐसे आपको सिंपली इनके नेम्स लिखने हैं। एक दो एग्जांपल्स बस और करेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो इसमें बहुत सारे लिगेंड्स जुड़े हैं, पहले अमाइन है, फिर क्लोराइडो है, फिर एक और है, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा मिथाइल अमाइन, क्योंकि NH2 जुड़ा है मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर है Cl एक है, इसका चार्ज आएगा -1 और इस पर चार्ज आएगा +1। सो दिस इज अवर कटाइनिक पार्ट, तो इसका नाम आगे लिखेंगे। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, प्लेटिनम X, अमोनिया 0, Cl -1, मिथाइल अमाइन आल्सो 0, ठीक है, ओके। तो ये क्या बनेगा, X, अमोनिया का 0, क्लोरो Cl का -1, फिर आगे 0, ऊपर चार्ज है +1, तो ये वाला 1 उस तरफ गया तो प्लस हो गया, तो ये बन गया +2, ठीक है। अब इसका नाम बनाते हैं। सबसे पहले अमाइन आगे आएगा, दो जुड़े हैं, सो डाई अमाइन, ठीक है, क्लियर है। देन सी वाले का नाम आएगा क्लोराइडो, ठीक है, स्पेस नहीं रखनी है। फिर आएगा मिथाइल अमाइन। अब देखिए मिथाइल अमाइन का नाम आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, मिथाइल अमाइन, इसके अमाइन में एक ही एम रखनी है, ठीक है। सो दिस इज नॉट दैट, जैसे कि हमने अमोनिया में 2 एम रखी है, यहाँ पर एक ही एम रखनी है, ठीक है। सो डाई अमाइन क्लोराइडो मिथाइल अमाइन, अब ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला, तो पीटी का नाम सिंपली आ जाएगा प्लेटिनम। सो प्लेटिनम, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 और बाहर क्या है, Cl है, सो क्लोराइड, ठीक है भी, सिंपल है, ओके। एक एग्जांपल हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें एक रूल है जो मैं आपको बताऊंगा, ये वाली इंपॉर्टेंट है। अब En का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है, और X इसको निकालेंगे तो X आपकी कितनी आ जाएगी, फिर सीधी +3 आ जाएगी, सिंपल है। अब En का नाम क्या होता है, दैट इज द ईथेन 1,2 डाइअमाइन। तो En का नाम क्या होता है, पहले उसका ही मैं आपको नाम बता दूं। सो ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, इसके भी M एक ही लगेगा, सिर्फ अमोनिया में 2 M लगाने हैं अमाइन में। अब ये हमारे पास कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं यहाँ पर लिगेंड्स के जिनके अपने नाम में ही डाई वगैरह यूज हो जाए, ठीक है, तो उनको शो करने के लिए फिर हम क्या वर्ड्स कुछ अलग यूज करते हैं, दैट इज द बिस, थ्रिस और टेट्राकिस, ठीक है। तो फिर इनको यूज किया जाता है क्योंकि इसके अपने नाम में ही डाई यूज हो चुका है, तो बाहर हम डाई, ट्राई, टेट्रा बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, बाहर ये वाले नेम्स यूज करेंगे, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। तो ये कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ठीक है। तो ये हो गया रिस ईथेन 1,2 डाइमाइन। अब क्या बचा है, कोबाल्ट बचा है, तो उसका नाम लिखते हैं कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी है, 3, और ये आयन है तो इसके नाम के बाद आयन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जगह पर हमने क्या यूज करना है, बिस, ट्रिस एंड दी टेट्राकिस। कोई भी ऐसा हो कॉम्प्लेक्स आयन, चाहे En हो चाहे कोई और, जिसके खुद के नाम में डाई जैसे वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, उसके लिए, क्लियर है। तो ये थी IUPAC नोमेनक्लेचर की एग्जांपल्स, प्लीज इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी, ठीक है, हमारे चैप्टर में प्रॉब्लम्स पड़ी। वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी ने हमें क्या बताया, उसने एक्सप्लेन किया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग जो होती है वहां पर 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बनती है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो हम अभी तक एग्जांपल्स कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो आयंस बाहर जुड़े होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल की थी, FeCN6 के साथ जुड़े थे K4। तो ये जो बाहर जुड़े हैं K4, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसे सेम नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग अटैच होगे कि बाहर कितने मतलब आयंस आएंगे, ठीक है। सो दीज आर दी आयनाइजेबल। अगर इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो इन सभी के आयंस बन जाएंगे। पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पूरी की पूरी एक रहेगी, इसका अंदर से ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं होगी, क्लियर है। और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है, ये जो अंदर वाली है, दिस इज दी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ये सेकेंडरी वैलेंसी उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये किसी खास डायरेक्शन में जो इसके साथ जुड़े होते हैं, जिसके साथ इसकी एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 तो मोस्टली शेप क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल
ज्योमेट्री बन जाती है। ऐसी इसने हमें जानकारी दी थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने। इसने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बताए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, उसके ऊपर आपको एक रीजनिंग प्रॉब्लम पेपर में पूछी जाती है। बिल्कुल सिंपल सा काम होता है, वो हम एक दो प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, उसने बताया कि 1 मोल ऑफ दी COCl3 5NH3। अब देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है, बट उसको एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं हुई है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन आ रहा है ये नहीं हमें बताया हुआ। दिस इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाया गया। 2 मोल ऑफ द AgCl वाज प्रेसिपिटेटेड, मतलब कि हमारे पास क्या बन गए हैं, 2 मोल्स ऑफ AgNO, यहाँ पर AgCl। देखिए अगर 2 मोल्स AgCl बने हैं मतलब हमारे पास 2 Cl आयंस होने जरूरी है। ठीक है, अब ये 2 Cl आयंस हो कहाँ सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वही आयनाइजेबल है, अंदर वाले तो आयनाइज ही नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला बनाना है। देखिए Cl थे यहाँ पर 3, तो 2 तो बाहर आ गए क्योंकि इसके 2 मोल बने हैं, जितने मोल बने उतने आयंस बाहर रख लें, अंदर एक बचेगा Cl और बाकी सभी अमोनिया 5 के 5, तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स का फार्मूला। तो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर कोबाल्ट। ठीक है, तो ऐसे आप इसका सिंपली फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। एक और है यहाँ पर, predict the number of ions produced per formula unit of this one। इसमें से कितने आयंस बनेंगे, एक तो बाहर वाले जितने भी Cl हैं उनके आयंस बना दें। ठीक है, 3Cl नेगेटिव, एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका सिर्फ एक ही आयन बनेगा, ये मतलब खुद सारे का सारा एक आयन बन जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं ब्रेक होगा। यही इनकी खासियत होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अपने आयंस बिल्कुल नहीं बनाएगा, वो ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 आयंस होंगे, 3 ये 1 वो, टोटल 4 आयंस होंगे। तो ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम्स भी इनसे पूछ सकते हैं। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पहले हमने की थी वर्नर्स थ्योरी, अब जो सेकंड है दिस इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसमें उसने क्या कहा कि जो मेटल एटम और मेटल आयन होते हैं वो जब उसके आसपास लिगेंड्स आते हैं, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर वो अपने ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, या फिर इनर डी ऑर्बिटल्स और S एंड P ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक ऑप्शन ये है उनके पास कि अपने वो इनर ऑर्बिटल्स यूज करें, या फिर वो अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स एंड NS और NP, मतलब डी का चेंज होना है, डी वाला इनर यूज करना है या फिर आउटर यूज करना है। तो SP और डी ऑर्बिटल्स को यूज कर कर हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। हाइब्रिडाइज होकर क्या होता है, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, मतलब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते हैं, वो बनाकर फिर वो अपने उन ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड्स के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो ऐसे बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। अब इसमें क्या है कि अगर होगा वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि 4 बॉन्ड्स बनेंगे, तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, आइदर इट इज sp3 और आइदर इट इज dsp2। जब sp3 होती है तो मतलब अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स भी यूज अभी हुए नहीं है, तो इसकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। sp3 की हमेशा टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, सो ये जनरली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। वैसे आपको ये जो होती है जो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक, वो मोस्टली आपको साथ में बताया जाता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उनकी स्पिन हाई है, तो इनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दी गई है NiCl4, ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, तो साथ में मैंने एक और वर्ड लिखा है वीक फील्ड, ये आपको आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो हमारी अगली थ्योरी है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके जो यहाँ पर इजी के, अगर आपको पैरामैग्नेटिक वर्ड ना दिया हो तो आप लोग ऐसे वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड याद रखकर भी इसे बना सकते हैं। वीक फील्ड वाले जुड़े होंगे लिगेंड्स, तो मोस्टली वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर DSP2 हुई तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, मतलब एक ही प्लेन में 4 पॉइंट्स ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऐसी कुछ वो ज्योमेट्री बनाएगा, और ऊपर थी टेट्राहेड्रल, वो कुछ ऐसे बनती है।
ठीक है, तो ये दोनों शेप्स अलग अलग होती हैं। तो इसमें क्या होगा, ये होंगे जनरली डायमैग्नेटिक, मतलब लो स्पिन हो सकती है। और इसकी एग्जांपल ये है, यहाँ पर Cn जुड़ा है तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये याद कर लेना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर इनकी स्ट्रक्चर, इनकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने पर आए, वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ऐसे ही अगर हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक ही शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप की हो सकती है, आइदर sp3 और बाहर वाले d ऑर्बिटल sp3d2 आउटर ऑर्बिटल्स के साथ। अगर बाहर वाले यूज हुए हैं तो वहां पर फिर से क्या हो जाएगा, हाई स्पिन, यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और कौन से लिगेंड्स जुड़े होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स जुड़े होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाए तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसमें फिर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे। तो सिंपल सी बात है, इनर डी ऑर्बिटल यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और उसमें क्या जुड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो जुड़े होंगे। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी, सिंपल है वैसे, याद हो जाती है इजिली। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। क्लियर है अभी। अब हमने एक्सप्लेन करनी है बॉन्डिंग इन दी CO के साथ जुड़े हैं अमोनिया 6, ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ Vp। सबसे पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर दैट इज दी 27, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d7। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लेना, वो आ जाएगी 3 पॉजिटिव। तो हमने CO3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोल्व की, ये जाएंगे, ठीक है, 4s2 वाले, और एक यहाँ से जाएगा D6 बच के। D6 को ऐसे बनाएं, ठीक है, ये हो गए 5 d ऑर्बिटल्स, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो सबसे पहले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है। अब देखिए अमोनिया जुड़ा है, सो अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो डी ऑर्बिटल एम्प्टी कर दिए, ये वाला भी एम्प्टी हो गया और ये वाला भी एम्प्टी हो गया। ठीक है, क्लियर है अभी। अब क्या हुआ कि हमारे दो इनर डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए हैं। अब ये दोनों और एक s और 3 p, टोटल 6 हो गए। अब ये 6 ऑर्बिटल्स मिलकर हाइब्रिडाइज होंगे और अपने साथ 6 अमोनिया जोड़ लेंगे। ये जो हमने ऐसे क्रॉस के साथ शो किए हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अमोनिया, जो कि अमोनिया की ओर से आकर यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया 6 लग जाएंगे। तो इनर ऑर्बिटल्स हैं dsp3 है। अब देखिए यहाँ पर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में मोस्टली डायमैग्नेटिक बनता है। ठीक है, तो अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हम मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स में सोल्व कर सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस टू का अंडरूट। ये डी ब्लॉक वाले चैप्टर में भी था सेम फार्मूला। तो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 0 है, तो इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर आप लोग इसकी एक खुद एग्जांपल करें, दैट इज दी COF6। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, दैट इज दी 3 नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लेना, तो क्या बन जाएगी, वो x इज इक्वल्स टू +3 बन जाएगी। अगर इसकी एग्जांपल आप लोग खुद सोल्व करें, तो फ्लोरीन इज ए वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बनेगी, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मतलब यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4d यूज कर लेना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको बनाकर देखना, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है। क्लियर है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, फिर ही कुछ आएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। सिर्फ एक थ्योरी हमारी और है यहाँ पर रहती, तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। क्लियर है अभी। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए है ये सब कुछ। अगर आप हमें साथ साथ में बताते जाएंगे तो हम ऐसा मटेरियल आपके लिए और बनाते रहेंगे। ठीक है, सो अगली थ्योरी है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, ये अब टोटली ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसने हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, सब कुछ हटा दिया। इसने क्या कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, मतलब जो चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। तो इसने हमें ये बताया
इसने अज्यूम किया कि मेटेलिक आयन और जो यहाँ पर लिगेंड है, ठीक है, these act as a point charges and the interaction between them is purely electrostatic। तो उसने क्या बताया कि जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जब फ्री मेटेलिक आयन होता है तो वो सभी यहाँ पर सेम एनर्जी पर होते हैं, ठीक है, उनकी सभी की एनर्जी सेम रहती है। पहले ऐसे इन सभी की एनर्जी सेम होती है। जब ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी हो उन्हें बोल देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जब उनके आसपास लिगेंड्स आते हैं, ठीक है, अगर तो स्फेरिकल फील्ड में आए मतलब के सभी डायरेक्शन में एक जैसे, तो उनकी एनर्जी पहले हाई हो जाएगी। बट हमारे पास कौन सी फील्ड होती है, ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। वन सेट इज ऑफ द हायर एनर्जी कॉल्ड द ईजी ऑर्बिटल्स एंड द अदर सेट इज ऑफ द लोअर एनर्जी कॉल्ड द T2G ऑर्बिटल्स। ये 2G EG क्यों नाम रखे गए हैं ये अभी आप लोग याद रख लें, ये आपको हायर स्टडीज में जाकर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो यहाँ पर 3d ऑर्बिटल लो एनर्जी में रहते हैं वो ये सभी होते हैं DXY YZ एंड ZX, जिनकी कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है x² y² एंड DZ², ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों में जो एनर्जी गैप है दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द डेल्टा O एंड डेल्टा O इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर सेंटर से, ठीक है, ऊपर वालों की एनर्जी इतनी हाई हुई है 3/5 पार्ट ऑफ द डेल्टा O और नीचे वालों की 2/5 ऑफ द डेल्टा O, ठीक है। ये होता है ऑक्टा फील्ड, ये होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अगर होगी फील्ड यहाँ पर टेट्राहेड्रल तो ऑपोजिट हो जाएगा, वो आपको शायद ही पूछा जाए, वो आप ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ऑक्टाहेड्रल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है अभी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के इफेक्ट के अंदर 5d ऑर्बिटल्स ने अपने आप को स्प्लिट कर लिया। कैसे स्प्लिट करना, मतलब कि एनर्जीज उनकी अलग अलग होगी, 2 की हाई हो गई 3 की लो हो गई, 2 सेट बन गए, ठीक है, उनमें एनर्जी का गैप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए अगर होगा यहाँ पर टेट्राहेड्रल फील्ड तो उसकी CFSC यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल की, इन दोनों में अप्रोक्सीमेट रिलेशन क्या होता है कि डेल्टा T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 4/9 ऑफ दी डेल्टा O। उसमें G नहीं यूज करते, उसमें एक ऊपर वाला सेट बनता है T2 और जो लो एनर्जी में होता है उसको ओनली E ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसके आसपास अटैच होंगे लिगेंड्स, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होती है, ठीक है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है देन दीज आर कॉल्ड दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, अगर वो वीक है देन दीज आर कॉल्ड दी वीक फील्ड लिगेंड्स। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं कि जितने भी हैलोजेंस के आयंस होते हैं वो सभी वीक फील्ड लिगेंड है। तो अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोक्साइड तक हम वीक फील्ड ज्यूम करते हैं, वाटर के आगे अमोनिया हो गया, CN हो गया, CO हो गया, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। तो वैसे अगर आप लोग बुक से रीड करें तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स, इसमें एक बहुत बड़ी सीरीज है ये, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो हमारे यूज होती हैं एग्जांपल्स वही आपको यहाँ पर बताई हैं। एटलीस्ट इतनी जरूर याद करनी है, ठीक है, कि अगर इस साइड के जुड़े होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, लो स्पिन कम्प्लेक्स बनता है, वो हमने अभी अभी बताया था। तो लो स्पिन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, तो इसके में वीक फील्ड में ऑपोजिट आ जाएगा। क्लियर है अभी, तो आगे इसी पर हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे अगर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी लार्ज, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ही लार्ज होगी जितनी लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। तो इसका मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन दी पेयरिंग एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने करना होता है पेयर, उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो वाली एनर्जी, ठीक है। इनमें से जो एनर्जी लो होगी, ठीक है, वही काम होगा। तो यहाँ पर कौन सी लो है, पेयरिंग एनर्जी लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। सो देयरफॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर, तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्लियर है, तो यही मेन इस थ्योरी का जो आप लोगों ने याद रखना है पार्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है।
तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो इसके ऑपोजिट आ जाएगा। ये आप लोग खुद रीड कर सकते हैं कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू लो है, यानी कि वीक फील्ड जुड़े हैं लिगेंड्स, तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन होगा, यानी कि पेयरिंग होनी डिफिकल्ट है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हायर है। तो इलेक्ट्रॉन्स सभी ऑर्बिटल में अलग अलग ही ऐड होंगे, तो वो हाई स्पिन यानी कि ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्लियर है? इसकी एक एग्जांपल है आगे, जैसे कि हमने अरेंज करना हो D4 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ये है T2G सेट, दिस इज दी EG सेट। अगर जुड़े हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो इस साइड पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अगर जुड़े हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड तो क्या होगा कि CFSC इज ग्रेटर देन दी पेयरिंग एनर्जी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे, 1 2 3, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाने की बजाय वहीं पर ही ऑर्बिटल में ऐड होकर, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगी, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 0, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और लो स्पिन। अगर यहाँ पर जुड़े होंगे वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा जो फोर्थ था 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, बिकॉज पेयरिंग होना डिफिकल्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, T2G3 EG1, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो हाई स्पिन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज इन्हें सोल्व कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयंस अब्सॉर्ब द स्पेसिफिक कलर वेवलेंथ। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर CFSC, कि उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक रंग को अब्सॉर्ब करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, ठीक है ना, विबग्योर में से, वो उनका रंग वहां पर शो होगा। जो भी वो अब्सॉर्ब करेंगे उसके ऑपोजिट रंग वहां पर उसका शो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के विबग्योर में से अगर वो येलो रेडिश में से कोई रंग यहाँ से अब्सॉर्ब करेंगे, तो क्या होगा कि उसके ऑपोजिट, ठीक है, ब्लू वॉयलेट जो होते हैं रंग, वो हमारे शो होंगे वहां पर। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लार्ज है, तो ज्यादा वहां पर फ्रीक्वेंसी वाले जो हैं रंग, यानी कि लो वेवलेंथ वाले जो हैं, वो वहां पर अब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो लो वेवलेंथ यानी कि ब्लूइश पार्ट जो होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू में से, उसमें से कोई ना कोई रंग वहां पर जो है दैट इज दी अब्सॉर्ब होगा, तो उसका रंग क्या बन जाएगा, रेडिश या ऑरेंज येलो में से कोई एक रंग उसका शो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जुड़े हैं, ठीक है, तो हमें वेवलेंथ क्या चाहिए, स्मॉल वेवलेंथ चाहिए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्मॉल वेवलेंथ, तो वीक फील्ड में लार्ज वेवलेंथ। क्लियर है? सीधा कंसेप्ट याद करना। ओके, तो आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स के इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाकर दिखाएं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करने मैंने आपको सिखा दी है ऑलरेडी, तो 2 पॉजिटिव आ जाएगी। अब यहाँ पर जुड़े हैं Cn, सो Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट निकालें, Mn2 पॉजिटिव का, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो जो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए रिमूव 2 पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, तो यहाँ पर बच गया D5। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो D5 के 5 यहीं पर ही हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, सो ओनली यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो T2G में 5 और EG में 0। अगर वीक फील्ड जुड़ा होता, Cn की जगह पर कोई फ्लोरीन जैसा जुड़ा होता, तो ऊपर जाते ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कुछ अलग बनता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसने एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछी है, उसने पूछा है कि Ni डज नॉट फॉर्म दी कॉम्प्लेक्सेस विद लो स्पिन। अब देखिए, लो स्पिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, D2sp3, यानी कि 2 d ऑर्बिटल्स एम्प्टी होने चाहिए, या फिर DsP2। ठीक है, DsP2 इसका फॉर्म हो सकता है, बट D2sp3 इसका बहुत ही रेयरली फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि Ni की मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव में क्या है, D यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होंगे। अगर हम यहाँ पर इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स की करनी होगी यहाँ पर पेयरिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है मैक्सिमम, तो पेयर, तो एक ऑर्बिटल ही एम्प्टी हो सकता है, तो 2 ऑर्बिटल ही है नहीं एम्प्टी, इसलिए D2sp3 इसमें नहीं बन सकता। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है कि ऐसा इसमें होता है, इसलिए ये जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो, मतलब ऑक्टाहेड्रल जो होंगे वो नहीं बना पाएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दी पाई कम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, दैट इज दी पाई। इसको हम बोल देते हैं पाई कम्प्लेक्सेस। ये क्या होता है? बिकॉज ऑफ द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स हैविंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दीज ऑर्बिटल्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि पाई कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने क्या कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि अपने मल्टीपल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को जो सेंट्रल मेटल एटम का वहां पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है उसमें शेयर कर लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा वहां पर बॉन्डिंग हो जाती है। सो दीज आर नोन एज दी पाई कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, दैट इज दी कार्बोनाइल लिगेंड CO is strong complexing reagent than the ammonia। ये क्यों होता है? जो मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज CO एक अपना सिग्मा बॉन्ड तो बनाती है, इसके अलावा ये क्या है, एक पाई एक्सेप्टर भी है। पाई एक्सेप्टर में जो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो यहाँ पर फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल एटम के, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें एक पाई एक्सेप्टर ये होता है लिगेंड, क्योंकि ये मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बॉन्ड आगे बना, एक बॉन्ड वहां से बैक बना, सो दिस इज द बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। देयरफॉर इट इज नोन एज द स्ट्रॉन्गर कम्प्लेक्सिंग रीजेंट देन दी अमोनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों ने अब वैसे तो खुद रीड करनी है, बाकी मैं आपको यहाँ से इसका सिंपल सा एक बता देता हूँ रीजन, कि जो NiH2O है 6, उसका कलर होता है ग्रीन, और जो यहाँ पर H2O4 जुड़ा है, ठीक है, वो साथ में एक En भी जुड़ गया, इसका कलर होता है ब्लू। अब देखिए विब की ओर में चलें पहले, ठीक है। अब विब की ओर में क्या है कि अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इस तरफ होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है वेवलेंथ, ठीक है। ग्रीन की वेवलेंथ हायर है, ब्लू की लो है, यानी कि ब्लू की लो यानी कि हाई एनर्जी है, ठीक है। तो ब्लू वाले में हाई एनर्जी होगी, इसमें हाई एनर्जी चाहिए। सो हाई एनर्जी मतलब कि इसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो हाई रहेगी। तो हाई स्प्लिटिंग एनर्जी उस तरफ होती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़े होंगे। यहाँ पर En जुड़ा है, सो En इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, याद कर लेना। वहां पर सभी के सभी H2O हैं, दैट इज द वीक फील्ड लिगेंड। इसीलिए इसमें ऐसा होता है कि H2O वीक फील्ड है, उसमें स्मॉल स्प्लिटिंग होती है, तो जिसके कारण के ट्रांजिशन में सिर्फ ग्रीन कलर ही अब्जॉर्ब हो पाता है, ठीक है। और वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है जो यहाँ पर En है, जिसके कारण के स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाती है और वो ब्लू कलर को अब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि उसकी हाई एनर्जी लो वेवलेंथ है, ठीक है। इसलिए सिंपल सा आंसर था। और इसका जो बी पार्ट है उसमें उसने इसका फॉर्मूला पूछा है, ये हमने वैसे बनाया भी था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ ये क्या है, दिस इज दी En, कितने En जुड़ने हैं, 3, तो वो हम जोड़ देंगे कोबाल्ट के साथ, ठीक है। अब इसका आप लोग यहाँ पर चार्ज सोल्व कर लेना कि इसका चार्ज क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ा है सल्फेट, तो सल्फेट का बाहर कितना चार्ज बन गया, 2 नेगेटिव, मतलब इस पूरे कम्प्लेक्स पर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, ठीक है। अब ये है यहाँ पर En3। अब हमें इसके बारे में आइडिया है कि जो यहाँ पर En की तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, इसकी है +3, तो ऊपर कितना चार्ज आएगा, इन दोनों को सोल्व कर कर +3, ठीक है। अब इसका 2 आएगा इस तरफ, इसका आएगा 3 इस तरफ, तो इसका अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर SO4 जुड़ जाएंगे 3 और ये वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ेंगे 2, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ख्याल में रखना है, दोनों के चार्जेस को सोल्व कर कर जैसे हम किसी सिंपल कंपाउंड का फार्मूला बनाते होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही आप लोगों ने इसका फार्मूला बना देना है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन से सोल्व कर सकते हैं। और आल्सो En है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमारे यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, सो D2sp3 बनेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है।
तो ऐसे ही आगे एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर छोटी सी पूछी गई। उसने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये बताया है T2G3 और EG1। उसने हमसे पूछा है कि क्या ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। अब आप ही बताइए कि ये जो EG में ऊपर चला गया है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाई स्पिन बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो यही उसने सब कुछ बताया है और आपने इसकी स्प्लिटिंग डायग्राम पूरी की पूरी बनाकर दिखा देनी है। ये हो गए सभी यहाँ पर ऑर्बिटल फ्री मेटल आयन में, फिर बाद में स्पेरिकल फील्ड में, फिर बाद में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हो गई और सभी इलेक्ट्रॉन अरेंज करने। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स ऐसी आप लोगों को आ सकती है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। मैंने अपनी तरफ से जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था इस वीडियो में आप लोगों को सिखाया है। ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सैम्पल पेपर की, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको ऐसी प्रॉब्लम ही पेपर में आती है, मतलब सिर्फ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।